हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। जो आज का हमारा चैप्टर है, देखिए क्लास 10th का भूगोल आप लोगों का चल रहा है, तो उसके हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। टोटल इसमें आपके 7 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आज का जो आपका चैप्टर है वो है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे पहले भी हमने जो 4 चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट थे, अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हेवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। गुवाहाटी असम और वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीजों में जाते देखता है। मतलब उसको जो गाड़ियां वो देख रहा है वो घर के आकार की हैं, ठीक है, जो सड़क पर चलती हैं। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है, यानी रसोई भी वहां पर चलती फिरती नजर आएगी। वह आश्चर्य से पिता से पूछता है कि पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि हमने गुवाहाटी में देखे हैं। ठीक है, तो उसके पिता ने बताया यह घर नहीं है, ठीक है, ये घर नहीं है, बसें हुआ गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ईंटों पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में क्या लगा हुआ है? लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुएं प्रयोग करी गई हैं। ये अपने आप नहीं चलते, इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब देखते हैं कि ऊर्जा क्या चाहिए। तो देखते हैं कि आखिर क्या है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। धातु, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो धातु आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए धातु से बनी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? धातुएं कहाँ से आती हैं? तो देखिए सूची बना लीजिएगा। पहले हम देखेंगे कहाँ से आती हैं, तो हमें चीजें समझ में और आ जाएंगी। तो देखिए आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी क्या होता है? आपका पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जिस पर हम रहते हैं। तो आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी विभिन्न खनिजों के योग से बनी है, चट्टानों से निर्मित है। यानी जो भी आपके खनिज या चट्टानें पाए जाते हैं वो सारी आपकी भूपर्पटी पर ही हमें प्राप्त होती हैं। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती है। यानी इनसे क्या है, इन खनिजों की खुदाई करी जाती है और इनसे क्या किया जाता है, बाद में इनसे शोधन करके इनकी साफ सफाई करके इनसे धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है खनिज हमारे जीवन में। अगर खनिज नहीं है तो बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं होंगी, यानी अधिकतर चीजें ही हमारे पास नहीं होगी। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिजों से बने हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत, यानी अगर हमने घर भी बनवाया हुआ है तो वो भी आपका एक खनिज से बना हुआ है। या फिर आप मान लें जहाज, रेलगाड़ी, कुछ भी चीज मान ले तो हर चीज आपकी खनिज से बनी हुई है। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बनी हुई है। यानी हर एक चीज आपको लगभग खनिज से बनी हुई मिलेगी। देखिए कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित हैं। और क्या है इधर से कि देखिए धरती से प्राप्त ऊर्जा, यानी जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसके साधनों द्वारा चालित है, यानी चलते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं। भोजन में भी क्या होते हैं? खनिज होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में देखिए अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का उपयोग किया है। ठीक है, यानी हर एक जगह क्या होता है, खनिजों का उपयोग लगता है। जैसे देखिए जीविका के लिए, यानी हम जीवित हैं तो आपको पता है कि जैसे हमारी बॉडी में आयरन पाया जाता है, ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखते हैं हमारी बॉडी में NaCl पाया जाता है। और इसके बाद देखिए कोई चीज हमें सजावट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें खनिजों की जरूरत होती है। अगर हमें तीज त्योहार, धार्मिक चीजें, अनुष्ठान करने हैं तो भी हमें खनिजों की जरूरत होती है। चलिए आगे देखेंगे इसमें। तो आगे क्या है, अब इसमें एक आपका दिया हुआ है कि खनिज व दंत मंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान, यानी क्या है, मतलब इसमें बताया गया है कि जो हम दंत मंजन करते हैं उसमें खनिज कहाँ है। तो देखिए दंत मंजन आपके दांत साफ करता है। नॉर्मल बात है कि जब दंत मंजन होगा तो दांत ही साफ करेगा, ठीक है। कुछ अपघर्षक खनिज, मतलब कुछ घिसने वाले खनिज, जैसे कि आपके देखिए सिलिका, ठीक है, चूना पत्थर, सिलिका, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं, यानी हमें स्वच्छ रहने में मदद करते हैं। देखिए फ्लूराइड जो दांतों को गलने से रोकता है। फ्लूराइड क्या होता है? जो दांतों को गलने से रोकता है। इसके खनिज, इसका क्या है, देखिए फ्लूराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। ये जो फ्लूराइड है किससे प्राप्त होता है? फ्लूओराइड खनिज से प्राप्त होता है, यानी ये इसका ओर है, यानी फ्लूराइड का ओर क्या है? फ्लूओराइड है। ठीक है, नाम लगभग एक से है लेकिन थोड़ा मतलब इसको अलग करके रखना, कंफ्यूज मत करना।
अधिकतर दंतमंजन आपका टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, यानी जो सफेद दंतमंजन होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो टिटेनियम ऑक्साइड के कारण होते हैं, जो कि आपका र्यूटाइट या फिर इल्मेनाइट तथा एनाजेट नामक खनिजों से प्राप्त होती है। तो ये खनिजों के नाम दिए हुए हैं अटपटे से, इसको याद करके रखिए। देखिए कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं, क्या होता है जिसमें चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक होता है। उनका कारण क्या होता है, अभ्रक होता है। टूथब्रश और पेस्ट की ट्यूब, जो आपकी ट्यूब होती है इसकी, जिसमें वो भर के रखा जाता है, पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है, यानी जो पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक होती है उससे बनाई जाती है, ट्यूब बनाई जाती है। ठीक है, अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये भूपर्पट्टी पर ही पाए जाते हैं। अब देखिए आगे क्या है, किसमें क्या लिखा हुआ है, जरा सोचिए। तो इसमें आपका रोशनी देने वाले बल्ब में खनिज प्रयुक्त होते हैं। तो खनिज ही प्रयुक्त होते हैं। देखिए सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। सभी सजीव वस्तुओं को क्या होती है, खनिजों की आवश्यकता होती ही है। खनिजों के बिना जीवन जो है, जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया चल ही नहीं सकती है। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, यानी पूरा जो पौष्टिक हम लेते हैं उसका मात्र 0.3% भाग ही खनिज है। यद्यपि इतनी महत्वपूर्ण एवं गुणकारी है, लेकिन फिर भी जो है ना, इसमें क्या बताया गया है कि 0.3% ही खनिज है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ये इतनी महत्वपूर्ण और गुणकारी है कि इसके बिना हम 99.7% भोजन पदार्थ को उपयोग करने में असमर्थ होंगे। यानी देखिए अगर आपने 100% में से इसमें बताया गया है कि 0.3% खनिज है, लेकिन 99.7% भोज्य पदार्थ अगर आप उपयोग कर लेते हो, अगर ये आपके पास खनिज 0.3 नहीं जाते हैं तो उससे बॉडी में आपकी दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं खनिज क्या है। अब हमारी बात आती है खनिज आखिर हैं क्या। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार, यानी जो भूमि के वैज्ञानिक होते हैं उनके अनुसार, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। यानी कैसा तत्व है, प्राकृतिक रूप से, यानी प्रकृति में ही पाया जाता है। इसका ऐसा कुछ है नहीं कि हमने जाकर किचन में इसको बना लिया। ठीक है, कैसा पाया जाता है, आपका भूप्रपृष्ठ पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। यानी ये किसकी एक आंतरिक संरचना एवं बनावट होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे देखिए किस किस रूप में, ये आपको एक कठोर हीरे के रूप में मिल जाएंगे और नरम चूने के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, खनिज इतने विविध क्यों हैं, यानी खनिज इतने प्रकार के क्यों हैं, यानी इनका वर्गीकरण कैसा है। तो देखते हैं कि आखिर इतने प्रकार के क्यों है, कि एक हीरा आपका बहुत ही ज्यादा कठोर है, और अगर एक चूने की बात करें तो वो आपका आप हाथ से तोड़ें तो वो हाथ से भी टूट जाएगा। आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं, हाँ हमने पढ़ी है चट्टाने खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। यानी चट्टाने क्या है, आपकी जो खनिजों के जो तत्व हैं उनके यौगिक हैं। ठीक है, यानी उनका मिला हुआ मिक्सचर है। कुछ चट्टानें जैसे कि आपके चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है। जो आपका चूना पत्थर है वो कैसी है, एक ही खनिज से बनी है। ठीक है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यानी कुछ चट्टानें आपकी जो ऐसी होती हैं कि मतलब ओनली वो एक तत्व की बनी हो, यानी एक खनिज की बनी हो। अब जब देखिए एक खनिज की अगर बनी है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको उठा के ले आएंगे। जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर को आपको डायरेक्ट चूना पत्थर की चट्टानें मिल जाएंगी जो कि मात्र चूना पत्थर की बनी होंगी, लेकिन हर एक चट्टान आपको ऐसी नहीं मिलेगी। अधिकतर चट्टानें कैसी होती हैं, उनका जो मिक्सचर होता है, खनिजों का जो योग होता है वो अनुपातिक होता है, यानी अनेक प्रकार से पाया जाता है, यानी अनेक उसमें खनिज पाए जाते हैं एक चट्टान में। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, यानी 2000 से अन्य खनिजों की पहचान कर ली गई है, लेकिन अधिकतर चट्टानों के केवल कुछ ही खनिजों की बहुल्यता है। यानी क्या है, सीधी सीधी बात कि अधिकतर चट्टान, यानी ज्यादातर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज ऐसे हैं जिनकी बहुलता यानी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है। एक क्या है कि एक खनिज जो होता है कुछ निश्चित तत्वों का योग होता है। उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है, यानी उस समय किस प्रकार की भौतिक और रासायनिक परिस्थितियां पड़ रही हैं उसके कारण ये खनिज उस प्रकार से बन जाता है। इसके फलस्वरूप भी खनिजों के विविध रंग होते हैं, अलग अलग रंगों का पाया जाता है। ठीक है, इनकी कठोरता अलग होती है, इनकी चमकता अलग होती है, यानी कोई ज्यादा चमकता है कोई बिल्कुल नहीं चमकता है। अगर आप एक कोयले की बात करें तो क्या वो चमकता है, लेकिन अगर आप एक हीरे या सोने की बात कर लें या चांदी की बात कर लें तो वो चमकते हैं। ठीक है, आप इसके घनत्व की बात करते हैं तो इसका जो तौलने या मापन करने की चीज है तो वो एक जैसा तो है नहीं। अगर आप लोहे को तोलते हैं तो हो सकता है 1 किलो लोहा आपको इतना दिखाई दे, लेकिन आप वहीं कोयले को तोल दें तो हो सकता है आपको इतना दिखाई दे। तो एक घनत्व इसका अलग अलग होता है। ठीक है, विविध इसके क्रिस्टल भी अलग अलग होते हैं, यानी क्रिस्टलों का आकार अलग अलग होता है। केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो केमिस्ट्री की चैप्टर तो ये चीजें आपको बहुत जल्दी जल्दी क्लियर हो रही होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो इनको समझने में आपको टाइम लगेगा।
तो अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो उसको आप पहले जाके केमिस्ट्री को 9th और 10th की केमिस्ट्री को कवर करिए, तो ये चैप्टर आपको ऐसे ही मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं, यानी इनकी कौन कौन सी विशेषताएं, ये विशेषताएं कौन सी, इनका रंग, इनकी कठोरता, इनकी चमक, इनका घनत्व और इनके क्रिस्टल कि किस प्रकार के इनके क्रिस्टल हैं, तो इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं इनकी विशेषताओं को लेकर भूवैज्ञानिकों ने क्या किया, इनका क्लासिफिकेशन कर दिया, यानी इनका वर्गीकरण कर दिया। अब हम देखेंगे आगे भूगोल विद्या और भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन, तो कुछ चीज दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। क्या करते हैं कि क्या करते हैं, भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में इसकी पहचान करते हैं। ठीक है, भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, यानी उधर पे देखते हैं कि इनका संसाधनों का इनका वितरण किस प्रकार से है, यहाँ पे हमें आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार से मिल पा रही हैं, यानी वहां तक हम जा पा रहे हैं, वहाँ का संसाधन, वहाँ का जो आपका सड़कें वगैरह हैं या उनकी जो लेबर वगैरह है अच्छे से हमें मिल रही है, यानी आर्थिक क्रिया में उसका योगदान हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं। भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु और खनिजों के भौतिक और रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। तो ये क्या विषय की जानकारी रखते हैं कि इनकी क्या है निर्माण प्रक्रिया, यानी किस प्रकार से खनिज बने हुए हैं, इनकी आयु यानी उनको बनने में कितना समय लगता है, कितने पुराने हैं, तो इन सब चीजों की जानकारी रखते हैं और भौतिक और रासायनिक संगठन की जानकारी रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, सामान व वाणिज्य व्यापारिक उद्देश्य हेतु वर्गीकरण, यानी इनका वर्गीकरण दिया होगा। देखिए इसको क्या है कि खनिजों का वर्गीकरण, देखिए क्या है, धात्विक में कर दिया, अधात्विक में कर दिया और ऊर्जा खनिज में कर दिया। और अब धात्विक की बात करें तो हमने इसको फिर से 3 में बांट दिया। हमें इसका कलर चेंज कर लूं पहले, तो देखिए इसका और पतला कर लेते पेन को। अब देखिए धात्विक में अगर हमने इसको 3 टाइप से बांटा, तो एक तो हमने ले लिया धातु, लोहे धातु, एक हमने ले लिया अलोहे धातु यानी बिना लोहे वाला, एक हमने बहुमूल्य खनिज ले लिए। ठीक है, अब बहुमूल्य खनिज से तो आप भली बातें परिचित होंगे, क्या होता है, सोना चांदी प्लेटिनम, यानी सोना चांदी आपको कैसे सड़क पर डाला हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आपके बहुमूल्य खनिज होते हैं। और ये देखिए बहुमूल्य किस प्रकार से बनते हैं, तो ये अपने खनन के कारण बनते हैं। अभी हम और चीजें आगे समझेंगे तो क्लियर आपको चीजें होती जाएंगी। अब देखिए लोहे क्या है, जिसमें लोहे के अंश हो, तो किसमें लोहे के अंश आपको मिल जाएंगे, मैग्नीज निकल कोबाल्ट में आपको लोहे के अंश मिलेंगे। अगर आप अलोहे की बात करें तो उसमें लोहे के अंश आपको नहीं मिलते हैं, जैसे देखिए तांबा सीसा जस्ता बॉक्साइड, यानी अब सीसा में आपको लोहे के अंश मिलते हैं क्या, खुद बताइए, तांबे में भी मिलते होंगे आपको क्या, बिल्कुल नहीं मिलते हैं, तो ये अलोहे, ठीक है, यानी इनमें लोहे की मात्रा नहीं मिलती है। अगर आप बात करें अधात्विक की, यानी जो धातुएं नहीं होती हैं, अधातुएं होती हैं, तो जैसे आपका अभ्रक हो गया, नमक आपका कोई धातु नहीं होता है, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, चूना हो गया और आपका चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, फिर आपका बलुआ पत्थर हो गया, तो ये आपकी अधातुएं हो गई। अब देखिए ऊर्जा खनिज, यानी जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो देखिए एक तो आपका पेट्रोलियम मिल जाएगा आपको, प्राकृतिक गैसें मिल जाती हैं, कोयला मिल जाती है, तो ये आपके क्या है ऊर्जा खनिज। याद रखिएगा ये हमारी ऊर्जा खनिज है कोयला। ठीक है, कोयले से हमें ऊर्जा मिलती है, पेट्रोलियम से हमें ऊर्जा मिलती है और हमें प्राकृतिक गैसों से ऊर्जा मिलती है। तो ये आपका वर्गीकरण अच्छे तरीके से दिया हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा और ध्यान से एक बार समझेंगे खुद से तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए खनिजों की उपलब्धता, तो कहाँ कहाँ पे कैसे खनिज पाए जाते हैं, अब इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए खनिज कहाँ पाए जाते हैं, खनिज कहाँ पाए जाएंगे, देखिए सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं, अयस्कों। अब देखिए आप कहेंगे अयस्क, अयस्क क्या है, अयस्क इनका ओर बोला जाता है, अयस्क को इंग्लिश में ओर बोला जाता है, अयस्कों को हम ओर से बोल देंगे, एस लगा देंगे पीछे। ठीक है, तो ये खनिज जो है अपने अपने ओर से पाए जाते हैं। अब ओर आपको कहाँ मिलेंगे, तो इस चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ओर कहाँ मिलेंगे। ओर तो कोई ऐसे है नहीं कि भगवान ने बारिश करा दी, ओर गिर गए, आपने उसके खनिज निकाल लिए, तो ऐसा तो है नहीं। अब हमें ओर की देखनी पड़ेगी कि ओर कहाँ मिलते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों को, देखिए ओर क्या होता है, एक मिक्सचर सामग्री होती है। जैसे देखिए NaCl की अगर आप बात करें तो देखिए सोडियम क्लोराइड है, अगर आप इसकी बात करते हैं तो NaCl। अगर मैं आपसे कहूँ NaCl, तो इसमें से आपको क्या है, आप इसमें से सोडियम भी निकाल सकते हैं और क्लोराइड भी, सोडियम क्लोराइड में से आप सोडियम अगर आप निकालेंगे तो सोडियम का और आपका क्या हो जाएगा, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। यानी हमने NaCl से Na को अलग कर लिया, यानी Na हमें मिल गया, यानी सोडियम हमें मिल गया। तो ये होते हैं आपके ओर, यानी कोई मिक्सचर होता है और जिससे हम उस धातु को निकाल दें तो उसको हम कहते हैं ओर। अब इसको आगे समझेंगे। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिक्सचर, मिश्रण या संचयन
मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए बताया गया है कि कोई चीज है, कोई क्या है, कोई आपके इधर पे क्या हो गया, इधर पे देखिए किसी भी खनिज यानी कोई खनिज है और उसके अवयव यानी वो मिक्सचर, अवयव क्या है, मतलब ज्यादा से ज्यादा तत्वों का मिक्सचर या फिर देखिए तत्वों का मिक्सचर या फिर संचयन। ठीक है, तो अगर कोई चीज मिक्सचर आपको मिलती है तो आप क्या कह देंगे, ठीक है, अयस्क शब्द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, देखिए एक चीज मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, एक आपके पास कटोरी है, ठीक है, उसमें अनाज यानी गेहूं डाल दिया, उसमें बाजरा डाल दिया, उसमें आपने क्या डाल दिया, उसमें आपने धान डाल दिया और उसमें आपने क्या किया, जौ डाल दिया। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको, चार चीजें उस कटोरी में आपने सब कुछ डाल दिया, तो आप मान लीजिए कि ये हो गया आपका अयस्क, अयस्क हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि अयस्क क्या होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक पूरा आपका मिक्सचर हो गया, आपने इसको मिला दिया। अब आप क्या कहेंगे, ये जो गेहूं था आपका, ऊपर वाली जो कटोरी थी आपकी, इसमें गेहूं भरा हुआ था, अब आपने बीन के उसको अलग कर दिया। ठीक है, आपने उसको छान के अलग कर दिया, बीन के अलग कर दिया, जैसा आपको बने वैसा आपने उसको वैसे उस तरीके से आपने उसको अलग कर दिया। तो अब आपने क्या किया, गेहूं को एक साइड कर दिया। ठीक है, तो गेहूं का अयस्क ये हो जाएगा। ठीक है, मात्र एग्जाम्पल है, इसको किसी चीज से जोड़िएगा मत, मैंने मात्र आपको एग्जाम्पल समझा हुआ कि अयस्क और मतलब अयस्क आपके किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये जो गेहूं है, ये जो गेहूं आपने इसके अयस्क से इसको अलग कर दिया। ठीक है, अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि अयस्क कैसा होता है। अब आगे देखिए, खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो, यानी खनन, खनन यानी खुदाई। ठीक है, तो खनन का आर्थिक महत्व, यानी खनन का आर्थिक महत्व तो तभी होगा, आर्थिक क्या होता है, तब हम अर्थव्यवस्था में किसी चीज को शामिल करें, यानी अर्थव्यवस्था में किसी चीज का योगदान हो, तभी तो हम उसको आर्थिक महत्व कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए खनन का आर्थिक महत्व तभी है, कब है, जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो, यानी अयस्क में आपको खनिज पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, तभी तो हम उसको आर्थिक महत्व दे सकेंगे। अब आपने तो खुदाई लगवा दी कि भाई वहां पे अब आपको हो सकता है 1 ग्राम सोना मिले वहां पे, ठीक है, और आपका उधर पर लाखों करोड़ों का माल लग गया, यानी लाखों करोड़ों आपके खनन में लग गए, तो उसका क्या महत्व होगा, कुछ महत्व नहीं होगा, पैसे बर्बाद कर देंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखिए क्या है, खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। क्या है कि इसके निर्माण पर है, यानी इसके बनने और इसकी संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल को निर्धारित करती है। अब देखिए खनन सुविधा क्या होती है, इसके मूल को निर्धारित करती है। देखिए एक तरफ ले लिया हमने लोहा, एक तरफ ले लिया हमने सोना, तो इनका देखिए इसकी चमक के कारण आपको महंगा नहीं मिलता है। ठीक है, ना ही ये लोहा है, लोहा आपको सस्ता मिलता है। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या होता है, इसके खनन में अंतर होता है, यानी जब हम खनन कराते हैं और लोहा जब हमको प्राप्त होता है तो उधर पे हमारा पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है, इसके कारण इसकी कीमत बढ़ जाती है, यानी खनन के कारण ही इनकी कीमतें, खनिज की कीमतें हमें बढ़ती हैं। ठीक है, लोहा आपका आसानी से मिल जाता है, ठीक है, सोना आपको उतना आसानी से नहीं मिलता है, इसको खनिज, इसका मतलब खनन करने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। अगर आप कोयले की बात करें तो कोयला आपको सीधे ऊपर प्रॉपर्टी पर मिल जाता है, तो कोयला भी क्या आप सोने की कीमत पर बेचेंगे, नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि कोयले में आपका उतना पैसा लगा ही नहीं खनन में, तो कोयला आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन सोने में अगर खनन में पैसा ज्यादा लगा है तो वो आपको महंगा मिलता है, यानी सीधी बात है कि खनन की सुविधा से ही हम इसका मूल्य का निर्धारण करते हैं, याद रखिएगा। अतः हमारे लिए मुख्य सेल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ये खनिज पाए जाते हैं, जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, सेल समूहों में पाए जाते हैं, यानी इनका एक समूह होता है, सेल समूह में, सेलों में ये मिल जाते हैं हमें, तो हम उनको देखेंगे कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको समझेंगे। इससे पहले 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, आप वेट करिएगा, 2 मिनट में आती हूँ मैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें देखिए क्या है, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज जो होता है कहाँ मिलता है, तो दरारों, जोड़ों और भ्रंशों व विद्रों में मिलता है, यानी जहां से दरार आपको मिलेगी वहीं से आपको खनिज मिलेगा। कौन सी चट्टान में, आग्नेय कायांतरित चट्टानें। चट्टानें आपकी हमने कक्षा 7 में कितने प्रकार की पढ़ी थी, 3 प्रकार की पढ़ी थी, कौन कौन सी थी आपकी, तो कौन कौन सी थी, आग्नेय थी, अवसादी थी और कायांतरित थी। कैसे बनती थी, मैग्मा निकल के आग्नेय चट्टानों के रूप में मिलता था, यानी मैग्मा निकलेगा, ठीक है, ज्वालामुखी जो तो क्या था इधर पे आग्नेय चट्टानों के रूप में जमता था, इसके बाद टूट फूट के क्या होता था, अवसाद के रूप में, अवसादी चट्टानों के रूप में मिल जाता था। एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके जो क्या होता है आपका, कि जो आपके मतलब जानवरों की, जो आपके जानवरों के वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे
सॉरी जीवाश्म, जो जीवाश्म मिलते हैं आपकी कौन सी चट्टानों में मिलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अवसादी चट्टानों में। और अवसादी चट्टानें ही टूट फूट के आगे किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, कायांतरित के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी इस प्रकार से इनका कुछ चक्र चलता रहता है। तो हमने उसको कक्षा 7 में पढ़ा था, आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। क्या बोल रखा है, छोटे जमाव, यानी हमें छोटे छोटे जमाव भी मिल जाएंगे इसको, और हो सकता है हमें बड़े बड़े जमाव और परतें भी इसकी मिल जाए। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर पृथ्वी के अंदर के भाग में अगर हम देखें तो जो है पिघला हुआ मैग्मा हमें मिलेगा। कैसा मिलेगा, पिघला हुआ, ठीक है। अब पिघला हुआ मिलेगा तो जहां उसको दरार मिलेगी ऊपर की साइड आता है तो वो तरल तथा गैसीय अवस्था में आता है, ठीक है। तरल अवस्था में आएगा भूपट्टी पर, भूपृष्ठ पर, या फिर गैसीय अवस्था में ऊपर की साइड दरारों के सहारे आ जाता है। जहां पानी क्या है, पानी क्या होता है, जहां दरार उसी की साइड बहना स्टार्ट कर देता है। तो वही चीज ये है कि अंदर से, पृथ्वी के अंदर से तरल और गैसीय अवस्था में वहीं से निकलेगा जहां इसको दरारें मिलेंगी, यानी दरारों के सहारे पृष्ठ पर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आते ही ये कैसा हो जाता है, ठंडा, और ठंडा हो जाता है तो देखिए ठंडा होता है ये आग्नेय सेलों के रूप में, ठीक है। ठंडा हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, आग्नेय सेल बोल देते हैं, ठीक है। जैसे ही ठंडा होता है मुख्य धातविक, यानी मुख्य धातुएं यानी धात्विक खनिज इसमें कौन कौन से मिलते हैं, तो आपको जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराव व जमाव के रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं। अब दूसरा नंबर देखिए, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। जो आपकी खनिज, ये जो आपकी अवसादी चट्टानें होती हैं, क्या होती हैं, ऐसी परतें दर परतें होती हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि परतें दर परतें किस चट्टान में होती है, तो देखिए अवसाद में, ठीक है। जीवाश्म आपके किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो भाई अवसादी में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जो परतें दर परतें होती हैं तो इसमें क्या होते हैं, आपके जीव जंतु दब जाते हैं बीच में। जब जीव जंतु दबेंगे तो जीवाश्म यही तो मिलेंगे, ठीक है। बड़ी नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। इसका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन और जमाव का परिणाम है। निक्षेपण, संचयन और जमाव, यानी जम जाते हैं तो ये इसकी जो चट्टान है वो परतें हैं जम जाएंगी, ठीक है। निक्षेपण क्या होता है, हवा पानी में क्या होता है, अग्नि चट्टानें टूट फूट के आती हैं और जमाव स्टार्ट कर देती हैं, तो क्या होता है, निक्षेपण, संचयन और जमाव इनका कारण है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोहे अयस्कों का निर्माण, कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोहे अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक, कितनी, बहुत ही लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव का परिणाम है। यानी अगर आप बात करें पेट्रोलियम की बात करें, आप कोयले की बात करें, तो बहुत ही प्रेशर और आपका ऊष्मा, ठीक है, इनके कारण ये बनते हैं। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में क्या मिलता है, हमें जिप्सम मिल जाएगा, पोटास मिल जाएगा, नमक व सोडियम सम्मिलित होता है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में कैसे होता है, बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। यानी जहाँ पे सूखे प्रदेश हैं तो उधर पे क्या हो जाएगा, आपको कुछ चीजों का बाष्पीकरण हो जाएगा, जब पानी का बाष्पीकरण या कुछ चीजों का बाष्पीकरण हो जाएगा, कुछ चीजें रह जाएंगी। जैसे देखिए अगर खारा पानी है आपका, ठीक है, समुद्र का पानी है, अगर उसमें हम बाष्पीकरण कर देते तो क्या रह जाता है, तो आपका NaCl यानी नमक रह जाता है, यानी पानी का बाष्पीकरण हो जाता है। तो वही चीज है कि ये कुछ चीजें कैसी हैं आपकी, जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम आपको कैसे मिलेगा, ये बाष्पीकरण के द्वारा मिलेगा, यानी ये शुष्क प्रदेशों में आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा कहाँ पे मिलेगा, शुष्क प्रदेशों में। आगे देखिए, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। अब इधर पे क्या होता है, धरातलीय यानी जो धरा पे चट्टानें हैं उनका अपघटन, चट्टानों के घुलनशील, चट्टानों के कैसे घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात, अपघटन क्या है, टूटना, ठीक है। तो देखिए चट्टानें हैं जो घुलनशील तत्वों के अपरदन, यानी चट्टानों में कुछ ऐसे तत्व हैं जो घुल जाते हैं, तो जब वो घुलनशील तत्व घुलेंगे तो क्या होगा, उनका अपरदन होगा, यानी उधर से वो घुल के कहीं और जाएंगे। तो देखिए अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। तो कुछ जब घुल जाते हैं और अपरदन से बह जाते हैं तो कुछ चीज रह जाएंगी, तो उसमें क्या होता है, कुछ चीजें जो रह जाएंगी उनको वो हमें मिल जाएंगी। तो देखिए बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है कि कुछ चट्टानों से उसका जो है अयस्क कुछ बह जाता है, कुछ रह जाता है, तो उसको घुलनशील से होता है। यानी ये कैसा है आपका, जो आपको ये बॉक्साइड होगा, आपको जो बॉक्साइड आपको प्राप्त होगा, ये आपको बाष्पीकरण से नहीं बल्कि घुलनशील वाले से प्राप्त होगा। आगे देखिए, पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत के जड़ोर जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। जड़ोर जमाव क्या है आपका, जड़ोर जमाव तो आप लोग समझते होंगे कि जो आपका पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे की साइड आधार और तली में, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है आपका और इस साइड क्या होता है, जमाव हो जाता है, तो यही तो आपका जड़ोर मैदान कहलाता है, तो यही आपका जड़ोर जमाव बोल देंगे। जड़ोर जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिए ये वाले जो निक्षेप हैं आपके प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। कौन से, जड़ोर जमाव वाले। इनके प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं,
यानी जल से घर्षित नहीं होते हैं, ठीक है। इन खनिजों में सोना, चांदी और टिन प्लेटिनम प्रमुख है। जल से घर्षित क्या है, यानी ये जल से घिसते नहीं है, ठीक है, या जल में मतलब रुक जाते हैं, वहां पे मतलब निक्षेप इसके रह जाते हैं और ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और इसके कारण जल में घुलनशील नहीं होते तो बहेंगे नहीं, ना ही इनका बाष्पीकरण होता है। देखिए सोने चांदी का थोड़ा ना बाष्पीकरण होता है कि जल में घुल जाए, और ना ये जल में घुलते हैं, ना ही इनमें जंग लगता है। जैसे अगर सोने पे पानी पड़ जाए तो जंग तो लगता नहीं है ना, तो वही चीज है कि ये जल में अपघर्षित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, सोना, चांदी, टिन प्लेटिनम। आगे देखिए क्या है, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। अगर महासागर की बात करें तो उसमें भी आपको विशाल मात्रा में खनिज मिल जाएंगी, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। विस्तृत यानी इनका इतना ज्यादा फैलाव कि हमें ये जल्दी से नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। फिर भी सामान्यतः देखिए नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही आपके क्या है प्रग्रहित होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से, नमक तो आपको पता ही है नॉर्मली क्योंकि वो किचन में मिलता है आपको, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन भी याद रखने पड़ेंगे। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। याद रखिएगा कि जो मैग्नीज ग्रंथिकाएं हैं आपकी वो आपको महासागरीय तली में मिल जाएंगी। आगे देखिए एक रोचक तथ्य दिया हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छा दिया हुआ है, क्या है आपका रेट हॉल। क्या है आपका रेट हॉल, तो बहुत इंपोर्टेंट नहीं, मतलब एक आपका रोचक तथ्य, जैसे उसमें बताया गया है एक रोचक तथ्य। तो देखिए रेट हॉल खनन, क्या है रेट हॉल खनन, अगर आपसे पूछ दे तो आपको बताना होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज कैसे राष्ट्रीयकृत है, यानी मतलब राष्ट्रीयकृत है आपके, और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही होता है। राष्ट्रीयकृत यानी हमें ऐसा नहीं है कि हम जाके उसको खुदाई उसमें स्टार्ट कर दें, यानी उसका खनन स्टार्ट कर दें, बिना राष्ट्रीय सरकारी अनुमति के हम उसमें कुछ भी छिड़कानी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी में आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या मिलेगा, अधिकतर जनजातीय क्षेत्र मिलेंगे। तो उधर पे क्या है, अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदाय को प्राप्त होता है। या तो उधर पे क्या होगा कि जो उधर पे खनिज पाए जाते हैं स्वामित्व व्यक्तिगत होगा, यानी किसी मुख्य व्यक्ति के पास होगा, या फिर समुदाय को प्राप्त होगा। मेघालय में क्या मिलता है, कोयला, लोहे, अयस्क, चूना पत्थर, या फिर आपका डोलोमाइट के विशाल निक्षेप उधर पे पाए जाते हैं। लेकिन दर पे एक चीज आपकी रोचक है कि जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया गया, जिसे रेड हॉल खनन कहते हैं। यानी एक फैमिली थी उस कहाँ पे, जोवाई व चेरापूंजी में, तो वो जो आपकी फैमिली थी उसने क्या किया, बहुत ही लंबी सुरंग उधर पे खनन कर दी, किस चीज की, कोयले की। तो वो जो लंबी सुरंग आपकी खनन है उसका नाम क्या है, उसका नाम रेड हॉल खनन रख दिया गया। याद रखिएगा कि रेड हॉल खनन किसके द्वारा किया गया था, तो एक फैमिली के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो ये सरकार की अनुमति है, ना ही ये समुदाय के द्वारा, एक फैमिली के द्वारा किया गया था। जरा सोचिए और ध्यान जरा ध्यान से सोचें और बताइए। तो देखिए एक खुली खदान, उत्खनन, एक खुली खदान यानी ओपन पिट माइन, या आपकी उत्खनन एक सेफ्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है, तो इसको हम आगे देखेंगे, चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। आगे देखिए भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली, यानी जो हमारा भारत है इसमें काफी अच्छे खनिज हमें मिल जाते हैं, यदि भी इसका वितरण असमान है। अब वितरण असमान का मतलब ये है कि एक जैसा खनिज, जैसे अब खनिज है आपका कोयला है तो पूरे भारत में क्या एक जैसा वितरण होगा कोयला का, या फिर सोना है तो क्या एक जैसे सोने का वितरण, सोने का पूरे भारत में एक जैसा वितरण होगा, नहीं होगा ना, असमान वितरण रहता है। नॉर्मल है, अगर आप अपने मोहल्ले में भी देखेंगे, अगर मोहल्ले में तो कोई इंसान आपको क्या मिलेगा, ज्यादा गरीब मिल जाएगा, कोई इंसान आपको मिडिल फैमिली मिल जाएगी, या फिर किसी की बड़ी बड़ी हवेलियां बनी होंगी, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, यानी सब हर चीज आपकी क्या होती है, समान नहीं होती, यानी असमान होती है। तो वही चीज है, खनिज भी आपका वितरण है, इनका जो है फैलाव वो भी आपका असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में, यानी प्रायद्वीपीय भारत इस प्रकार से इस साइड की बात कर रहा है, ये जो आप कर रहा है इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो देखिए मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में क्या मिलेगा आपको, कोयला मिलेगा, धात्विक खनिज मिलेंगे, अभ्रक व अन्य रोचक व अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार आपको संचित मिल जाएंगे। कहाँ की बात कर रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की। तो क्या क्या मिलेगा, कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक और अनेक आपके अधात्विक खनिज भी उधर पे आपको संचित भंडार मिल जाएंगे। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप हैं। इसको थोड़ा गौर से देखिएगा कि प्रायद्वीप के पश्चिमी, यानी अगर आप पूरा पश्चिम ऐसे अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, मैंने आपको बार बार बताया है। तो ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। पूरब में आपका देखिए क्या है, पूरब और पश्चिम में क्या है आपका कि गुजरात आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। असम इसको आपको और ऊपर की साइड मिलेगा, ठीक है। तो देखिए असम की तलछटी चट्टान, यानी अगर आप बात करें तो इस वाली जो जगह बताई गई यहाँ पे आपको खनिज तेल के निक्षेप मिलेंगे। प्रायद्वीपीय और देखते होंगे, प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोहे खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में क्या मिल जाता है आपको, अलोहे खनिज मिल जाएंगे, ठीक है।
और क्या है आपका उत्तर भारत के विस्तृत जड़ोल मैदान आर्थिक महत्व से खनिजों के लगभग विहीन है। लगभग क्या है, विहीन है। फिर से वो देखिए इधर पे उत्तर भारत के विस्तृत जड़ोल मैदान, उत्तर भारत में आपको जड़ोल मैदान ही मिलेंगे क्योंकि जो आपकी नदी है, कौन सी, गंगा नदी तंत्र है, इस नदी तंत्र ने जड़ोल मैदान उधर पे बना रखे हैं उत्तरी मैदान में, तो आपको उधर पे उत्तरी मैदान मिलेंगे। तो बता रखा है कि उत्तरी मैदान के विस्तृत जड़ोल मैदान आर्थिक महत्व से खनिजों से लगभग विहीन मिलेंगे, यानी यहाँ पे आपको ज्यादा खनिज नहीं मिलेंगे आर्थिक महत्व से, ठीक है, थोड़ी बहुत मिल जाएगा हो सकता है, लेकिन आर्थिक महत्व से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना के अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रिया और समय के कारण है। तो इससे सब चीजें किसके कारण है, ये जो आपका असमानता है इसमें कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है, तो विभिन्न खनिजों की संरचना यानी खनिजों की संरचना अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक, यानी देखिए कहाँ जहां पे उसको दरार ही ना मिले, ठीक है, लावा को निकलने के लिए दरार ही ना मिले, तो वहां पे खनिज आपका कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। तो इनका प्रक्रिया, इनका समय, ठीक है, इनको समय लगता है बनने में। अंग देखिए, आइए हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण पर अध्ययन करते हैं, कर लेते हैं कि भारत में कहाँ कौन सी चीज पाई जाती है। जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। सदैव स्मरण रहे कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीव्यता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर से पढ़िए इसको, क्या बता रखा है कि क्या होता है, सदैव स्मरण यानी सदैव याद रहे कि अयस्क में खनिज, यानी जो अयस्क उसमें खनिज का सांद्रण यानी जितनी मात्रा में खनिज पाया जाता है, उत्खनन की सुगमता यानी हम उसकी खुदाई किस प्रकार से कर सकते हैं, अच्छी तरीके से हमें मिल जाए, अच्छी तरीके से हम उसकी खुदाई कर सकते हैं, हमें बहुत टाइम लगेगा या फिर मतलब बहुत श्रम लगेगा, या फिर आपसे कोई बोले, अगर आपसे कोई बोले देखिए एक आपका ये क्षेत्र है, ये मान लीजिए आपके पोल्स हैं, ये आपका बढ़िया अच्छा सा क्षेत्र है, यहाँ पे आपको सड़कें बड़ी अच्छी मिलेंगी, इधर पे आप गाड़ी ले नहीं जा सकते, ट्रैक्टर, ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ी ना सुगमता मिलेगी, यहाँ ही आपको सुगमता मिलेगी। तो यही चीज बता रखा है कि उत्खनन की सुगमता, बाजार की निकटता, बाजार भी पास होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि बाजार आपको बहुत दूर हो, यानी उसको जाते जाते ही खरीद में मतलब बहुत खर्चा आ जाए, तो बाजार की सुगमता भी होनी चाहिए। संचय, ठीक है, संचय, ठीक है, किसी संचय की आर्थिक जीवता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये चीजें हो गई। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है, यानी ये सब चीजें देखनी पड़ती है, फिर उस चीज का चयन करना पड़ता है कि यहाँ पे हमें खुदाई लगानी चाहिए, यहाँ से हमें खनिज को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या होता है, वहां पे क्या होगा, भंडार क्या होता है, खदान में परिवर्तित हो जाता है। अब देखेंगे हम लोहे खनिज। लोहे खनिज क्या है, वो लोहे खनिज आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भारत में। लोहे खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल के 3/4 यानी 3/4 है। 3/4 1/4, ठीक है, 3/4 1/4। अब बताइए कि लोहे खनिज जो है धात्विक खनिज यानी जो धातुएं हैं उसमें से अगर आप लोहे खनिज को अलग कर दें तो लोहे खनिज आपका 3/4 है, बाकी जो है आपका 1/4 है, ठीक है। तो इसका योगदान है, ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूती प्रदान करते हैं। तो उद्योग आपके इसी के कारण और इसी खनिजों के कारण ही आपके मजबूत बने हुए हैं। अब आगे देखेंगे, भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों को निर्यात करता है। यानी पहले तो घरेलू मांग, यानी पहले तो हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में इन चीजों की किस प्रकार से जरूरत है और कितनी जरूरत हो रही है, और जब चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा में तो हम इसका निर्यात कर देंगे, यानी और देशों में इसको बेच देंगे, ठीक है। अब देखिए लोहे अयस्क, लोहे अयस्क की अगर आयरन ओर की बात करें आप तो क्या होगा, लोहे अयस्क एक महत्वपूर्ण खनिज यानी लोहा की बात कर लेंगे आप तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है, यानी रीढ़ की हड्डी है। यानी अगर देखिए लोहा नहीं होगा तो मुश्किल है आपको कुछ मतलब उद्योग विकास हो सकेगा, क्योंकि मशीन इंजन वगैरह जो भी आपका ट्रैक्टर जो भी आपका बनता है लगभग लोहा हर चीज में यूज होता है। आप बिल्डिंग बना लें, आप घर बना रहे हैं तो उसमें भी आपको लोहा लगेगा, यानी हर चीज में लगभग आपको लोहे की जरूरत पड़ती है। अब इसमें 1 मिनट इसको थोड़ा देखेंगे, इसमें क्या है, क्या आप जानते हैं। तो देखिए क्या आप जानते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा ये बढ़िया रोचक सा तथ्य है आपका कि कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। मतलब कन्नड़ भाषा में घोड़े को क्या बोलते हैं, कुदरे, ठीक है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, इसलिए इसको क्या नाम रख दिया, कुदरे नाम रख दिया, ठीक है। इसके बाद आपका बेलाडेला की पहाड़ियां जो हैं बैल की डील से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका नाम बेलाडेला रख दिया, ठीक है। तो ये नाम आपके दो चीजें हैं कि कन्नड़ भाषा में कुदरे, ठीक है, तो उसको घोड़ा बोलते हैं। घोड़ा जो कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी किसके, कर्नाटक के, याद रखिएगा, कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी वो कैसी है, घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, इसलिए उसका नाम कुदरे रख दिया। और जो बेलाडेला पहाड़ियां हैं वो बैल के
डील जैसी लगती हैं, ठीक है, बेल के डील जैसी मिलती जुलती है, इसी कारण उसका नाम बेलाडेला रखा हुआ है। अब इसमें एक चीज आपका मैपिंग दी हुई थी, तो देखिए लोहे अयस्क उत्पादन में राज्यों का अंश, तो ये कुछ दिया हुआ है कि राज्यों का अंश कुछ प्रकार से, किस प्रकार से, तो रिपोर्ट आपकी 2009-10 की है। तो देखिए उड़ीसा में आपका 33% है, झारखंड में आपका 69% है, अन्य आपका 9% है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। यानी आप अब बात करें तो ये 4 राज्य आपको याद रखने पड़ेंगे। उड़ीसा सबसे ज्यादा आपका योगदान करता है, यानी सबसे ज्यादा अंश आपको उड़ीसा में मिलेंगे। आगे देखिए इसमें क्या है, भारत में लोहे के विपुल संसाधन विद्यमान है, यानी काफी अच्छे संसाधन है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त अयस्क में धनी है, यानी भारत में जो लोहा मिलता है वो उच्च कोटि का मिलता है, यानी अच्छी किस्म का मिलता है। अब इधर पे आपका चीज है एक मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहे अयस्क। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो याद रखिएगा लोहे का, ठीक है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, हो सकता है आपको लोहे के 4 अयस्क दे दे, ठीक है, और 4 अयस्क दे के बोल दे कि इसमें से कौन सा सबसे सर्वोत्तम है, तो आपका कौन सा है, मैग्नेटाइट है, ठीक है, मैग्नेटाइट है आपका सबसे सर्वोत्तम, क्योंकि इसमें जो है मैग्नेटाइट अयस्क जो है आपका, इसमें 70% लोहे के अंश पाए जाते हैं, यानी इसमें से हम 70% में लोहा निकाल सकते हैं। यानी अगर आपके पास मैग्नेटाइट 100 किलो है तो इसमें आप आराम से 70 किलो लोहा निकाल देंगे, ठीक है। और देखिए क्या है, इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण है। अब जब लोहा है तो लोहे में तो आपका सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण रहता ही है, लोहे में तो सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण रहता है, तो इसमें भी मिलेगा, ठीक है, जो विद्युत उद्योग में विशेष रूप से उपयोगी है, ठीक है, तो विद्युत उद्योग में आपका उपयोगी हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटाइट। अभी हमने पढ़ा मैग्नेटाइट, हम पढ़ेंगे हेमेटाइट, ठीक है। तो देखिए हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहे अयस्क है, ये भी आपका अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें 70% मात्रा थी, इसमें थोड़ी कम है, ठीक है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, यानी इसका उपयोग बहुत ज्यादा हुआ है, किंतु उसमें लोहांश की मात्रा क्या है, मैग्नेटाइट के अपेक्षा थोड़ी सी कम है। कितनी है, उसमें 70 हो रही थी, इसमें 50 से 60% मिलती है, तो थोड़ा कम हो जाता है, वैसे अच्छा है। अगर देखिए भारत में लोहे अयस्क की पेटियां, तो थोड़ा पेटियां देखेंगे। पेटियों से कहने का मतलब है कि जहां पे क्या है कि लोहा आपका प्राप्त हो आपको, तो उसको कह देते हैं हम एक पेटी, कि भाई ये पेटी हो गई। तो फर्स्ट पेटी आपकी है उड़ीसा झारखंड पेटी, यानी अगर आप उड़ीसा झारखंड में जाते हैं तो उस क्षेत्र में आपको लोहा मिलेगा, ठीक है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहे का अयस्क आपको मिल जाता है। कौन से किस्म का, हेमेटाइट का, ठीक है, मैग्नेटाइट नहीं, हेमेटाइट। तो कौन सा है आपका लोहे अयस्क, कहां पे मिलता है, मयूरभंज व केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। कौन से इतनी ज्यादा आपकी लंबी हो गई कि मयूरभंज व केंदुझर जिले, ठीक है, और यहाँ की कौन सी पहाड़ियां, बादाम पहाड़ी, यानी बादाम पहाड़ खदानों से वहां पे क्या निकाला जाता है, हेमेटाइट। और हेमेटाइट से फिर आपका लोहा प्राप्त होगा। इसी से आपका संदिग्ध झारखंड के क्या है, सिंहभूम जिले में गुआ, सिंहभूम जिले में अगर आप जाते तो उधर पे आपको गुआ तथा नुआ मुंडी में क्या मिलेगा आपको, हेमेटाइट अयस्क के दर पे फिर से मिल जाएगा आपका। तो एक पार्ट पेटी होगी आपकी। अब दूसरी पेटी क्या है आपकी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। दूसरी क्या है आपकी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये वाली आपकी पेटी कौन सी पेटी है। पहले हमने कौन सी पढ़ी, उड़ीसा झारखंड पेटी, अब इसको देख लीजिए। अब देखिए क्या है, यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। ये कहाँ पे पाई जाएगी आपकी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। वो वाली आपकी उड़ीसा झारखंड थी, ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडेला पहाड़ियां, अभी हमने देखा ना बेलाडेला की पहाड़ियां, ठीक है, बैल की डील जैसी होती है, इसलिए इसका नाम बेलाडेला रख दिया, ठीक है। तो ये क्या है आपकी बेलाडेला पहाड़ियां श्रृंखलाओं के अति उत्तम कोटि का, इधर पर कौन सा अयस्क मिलता है, इसका हेमेटाइट मिल जाता है, ठीक है, हेमेटाइट, जिसमें इस गुणवत्ता के लोहे के 14 जमाव मिलते हैं। कौन कौन से मिलते, कितने जमाव मिलते हैं, 14, ठीक है, हेमेटाइट मिल जाता है। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान होता है, इसमें आपका जो गुण है वो अच्छा मिलता है। इन खदानों को लोहे अयस्क विशाखापट्टनम पतन से जापान तथा दक्षिण कोरिया के लिए निर्यात किया जाता है। तो ये आपका जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के पास में, तो इसका क्या होता है, महाराष्ट्र के कारण इधर पे क्या होता है, जो विशाखापट्टनम आपका पतन है, तो इससे क्या किया जाता है, जापान और दक्षिण कोरिया में इसका निर्यात किया जाता है, यानी इसको बेच दिया जाता है
जापान और दक्षिण कोरिया में। अब आपकी तीसरी पेटी आती है बल्लारी, चित्रदुर्ग और आपकी चिंकमंगलूर, आपकी तुमकुरू पेटी, यानी ये चिकमंगलूर नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कर्नाटक की पेटी है। ठीक है, तो देखते हैं कर्नाटक की इस पेटी में लोहे अयस्क की बृहद राशि संचित है, यानी यहाँ पे आपकी अच्छी राशि इसकी पाई जाती है लोहे अयस्क की। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुखी खाने 100% निर्यात इकाई है, यानी इधर पे क्या होता है पूरा जो है आपका जितना भी निकाला जाता है जो कुद्रेमुखी खाने हैं पूरा 100% यानी पूरा 100% निर्यात कर दिए जाते हैं, यानी पूरा विदेशों में बेच दिया जाता है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं, यानी कुद्रेमुख जो आपके निक्षेप है यहाँ क्या बोला जाता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लोहे अयस्क करदम, करदम होता है आपका स्लेरी, स्लेरी में स्लेरी क्या होता है आपका, देखिए स्लेरी क्या होता है मैं आपको बताऊं कि एक मतलब घोल टाइप का, यानी उसमें काफी चीजें घोल के हम उसकी स्लेरी कर दें। ठीक है, तो ये आपका स्लेरी। तो इधर पे देखिए इसका क्या होता है कि इधर पे जो लोहे अयस्क को स्लेरी में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि ये बह जाए, जैसे आपका पानी होता है और अगर पानी आपका तरल होता है इसी प्रकार से इसकी स्लेरी बना दी जाती है, उसको तरल कर दिया जाता है। अब तरल कर दिया तो क्या होगा, पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पतन तक भेज दिया जाता है, तो उसका क्या किया जाता है स्लेरी बनाकर पाइपलाइन के द्वारा धकेल दिया जाता है और भेज दिया जाता है। अब एक और हमारी पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी। ठीक है, तो महाराष्ट्र गोवा यानी महाराष्ट्र गोवा, ठीक है, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। कौन से जिले में, याद रखिएगा रत्नागिरी जिले में। यद्यपि यहाँ की लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है तथा इसका दक्षता से दोहन किया जाता है और आपका मगाव पतन से इसका निर्यात किया जाता है, इसका भी निर्यात आपका किया जाता है। ठीक है, इसका उतना अच्छा प्रकार नहीं है। तो हो गया आपका मैग्नीज, थोड़ा हम देर से पढ़ेंगे, पहले हम इसको मैपिंग देखेंगे। तो चारों पेटी हम देखेंगे आपकी, तो देखिए उड़ीसा झारखंड पे थी, तो देखिए उड़ीसा झारखंड पेटी आपकी ये रही। ठीक है, उड़ीसा झारखंड। फिर थी आपकी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तो ये महाराष्ट्र और आपकी छत्तीसगढ़ की थी, तो देखिए ये रही आपकी छत्तीसगढ़ वाली। इसके बाद आपकी कौन सी थी, तो देखिए ये तीसरी आपकी महाराष्ट्र गोवा पेटी आपकी चौथी थी, तो ये हो गई। और ये आपकी कौन सी थी, बल्लारी, चित्रदुर्ग और आपकी चिकमंगलूर तुमकुरू की पेटी, तो ये चारों पेटियां आपकी लोहे की हो चुकी हैं। ठीक है, और लोहे अयस्क क्षेत्र, तो ये बताया गया है कि लोहे अयस्क क्षेत्र। अब हम देखेंगे, और ये जो आपकी रेड है या बताएंगे ये लोहे अयस्क खान है, और इसके बाद जो आपके चौक और ब्लैक कलर से दिखाएंगे लोहे अयस्क निर्यातक पतन, पतन भी देखें। अब हम मैग्नीज देखेंगे पहले, फिर मैपिंग देखेंगे। ठीक है, अब हम मैग्नीज की बात करेंगे। तो मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज क्या किया जाता है कि ये इस्पात क्या होता है, इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इस्पात को बनाने में इसका प्रयोग होता है, यानी स्टील को बनाने में इसका प्रयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। कितना, 10 किलो मैग्नीज चाहिए हमें अगर हमें 1 टन इस्पात बनाना है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवा और पेंट बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवा और पेंट बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो मैपिंग दिया हुआ मैग्नीज उत्पादक में राज्यों का अंश, तो इधर पे आप देखेंगे अगर, तो सबसे ज्यादा एमपी जो है मैग्नीज उत्पादन में कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका उड़ीसा, कर्नाटक और अन्य देश दिखाए गए हैं। तो देखिए मैग्नीज, और देखते हैं मैग्नीज का क्या इधर पे, हाँ थोड़ा और लिखा हुआ है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, उधर पे आपका एमपी बता दिया, इधर पे आपका उड़ीसा बता दिया। ठीक है, मैपिंग में एमपी बताया हुआ है, फिर आपका उड़ीसा बता दिया, तो ये कंफ्यूजन, सॉरी नहीं, शायद आपका देख लेते हैं एक बार और। हाँ, तो देखिए उड़ीसा ही आपका, एमपी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, 25% उड़ीसा ही है। तो याद रखिएगा मैग्नीज सबसे ज़्यादा हमें इंडिया में कहाँ से मिलेगा, तो वो हमें उड़ीसा से मिलेगा। इसको आप याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है। 2002 और 1 देश के कुल उत्पादन 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त होता है। 2002 और 1 की अगर बात करें तो उस समय क्या हुआ था, 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ था। किसका, मैग्नीज का। कहाँ से, उड़ीसा से। तो ये चीज़ें आपकी, और इधर पे आपकी मैपिंग दी हुई है, तो ये आपके कुछ दिए हुए हैं, तो इसको आप देख लीजिए। चलिए हम आगे जल्दी से देखते हैं, टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है। आलोहे खनिज, अब आलोहे खनिज की अगर हम बात करते हैं, देखिए 42 मिनट आपका हो चुका है, तो देखते हैं कितना बचा आपका। देखेंगे इसको थोड़ा जल्दी से देखेंगे, क्योंकि अभी आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, और अगर इसको हमने छोड़ दिया तो ये 3 पार्ट में आपका हो जाएगा। तो इसको आज ही देखेंगे। देखिए आलोहे खनिज, तो क्या है आपके आलोहे, ठीक है, जिनमें लोहा नहीं पाया जाए तो उसको हम आलोहे कहते हैं। भारत में आलोहे खनिजों की संचित राशि और उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। ये कौन कौन से खनिज हैं आपके, आलोहे यानी जिनमें आपका लोहा नहीं पाया जाता है, तो आपका तांबा, बॉक्साइट, सीसा तथा सोना है। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं,
तो देखिए शोधन के लिए, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योग के लिए ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इधर पे क्या है, आइए हम तांबा बॉक्साइट वितरण, इसका वितरण समझे, यानी कहाँ कहाँ फैला हुआ है तो उसको समझ लेंगे। तो तांबा देखिए, भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से आपका न्यून है, यानी कम मिलेंगे आपको। देखिए घातवर्ध होते हैं, यानी मेलेबल होते हैं, यानी इनको पीटा जा सकता है। टन यानी इनको खींच के लंबा किया जा सकता है। घातवर्ध क्या होते हैं, अगर हम इन पे हथौड़ा मारें तो ये आराम से फैलेंगे, टूटेंगे नहीं। अगर आप कोयले या शीशा पे हथौड़ा मार देते तो वो टूट जाएगा, तांबा नहीं टूटेगा। तांबा क्या होगा, इस चादर की तरह फैल जाएगा। तो ये आपका कैसे होता है, घातवर्ध होता है, टन होता है, यानी अगर हम इसकी तार खींचे तो तार खिंच जाएगा। ये ताप का सुचालक होता है, यानी टेम्परेचर इसमें आपको प्रवेश करेगा तो इस सुचालक यानी इसको चलाता है, ठीक है। तो ये जब ताप का सुचालक होगा तो इससे देखिए किस में उपयोग किया जाता है। ताप का सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग आपका मुख्यतः बिजली की तार के लिए किया जाता है, क्योंकि ये जो तार बिजली होती है, बिजली इसकी सुचालक है, ठीक है। ये तार का ताप का सुचालक है तो ये आपका हो जाता है, ठीक है, और इसलिए इसकी तारें बनाई जाती हैं। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। तो याद रखिएगा कि इधर पे क्या बोल दिया इसने कि जो एमपी की बालघाट, कौन सी खदान है, तो जो एमपी की बालघाट खदानें हैं क्या करती हैं, बालघाट की खदानें 52% तांबा आपका उत्पन्न करती हैं। और आगे देखेंगे तो झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे की, तो ये खदानें याद रखिएगा, एमपी की बालघाट, ठीक है, झारखंड की कौन सी, सिंहभूम, और आपकी राजस्थान की खेतड़ी, तो ये तीन खदानें जो है तांबे की मुख्य है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है, और बॉक्साइड, तो बॉक्साइड जल्दी से देखते हैं। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, क्या होता है, अयस्क, सॉरी इधर पे देखिए, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना किले जैसे दिखाई देने वाले पदार्थ बॉक्साइड से ही प्राप्त किया जाता है। कौन सा आपका, एल्यूमिना किले, तो ये आपका एल्यूमिना किले जैसे दिखाई देने वाले बॉक्साइड से ही प्राप्त किया जाता है। देखिए बॉक्साइड निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों के समृद्ध व्यापक समूह चट्टानों से विकसित होती है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी है। यानी इसकी जो शक्ति है लोहे जैसी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक चीज और है कि क्या है कि बहुत ही हल्का है, ठीक है, इसमें शक्ति लोहे जैसी है और अत्यधिक हल्का एवं सुचालक है, ठीक है, तो सुचालक भी है। इसके अत्यधिक घातवर्ध भी पाए जाते हैं, यानी इसमें घातवर्धता यानी मेलेबिलिटी इसमें, यानी अगर हम इसको पीटते हैं तो ये टूटेगा नहीं बल्कि क्या होगा, फैलता जाएगा। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः आपके अमरकंटक पठार में मिल जाएंगे, मैकाल की पहाड़ियों में मिल जाएंगे और बिलासपुर की कटनी के पहाड़ी प्रदेशों में भी मिल जाएंगे। तो ये बॉक्साइट के निक्षेप हो गए आपके। अब उड़ीसा का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा क्या है आपका, इधर का बॉक्साइट सबसे बड़ा इधर पे पाया जाता है। और देखिए वर्ष 2009-10 में क्या है आपका 34.97% बॉक्साइट का उत्पादन हुआ था। यहाँ कोरापुट जिले में आपका पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। तो ये जो महत्वपूर्ण है इनको आपको याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। एक रोचक तथ्य देख लेते हैं। एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर क्या करते थे, जो आपके नेपोलियन, जो सम्राट नेपोलियन थे, जब इनको एल्यूमिनियम मिला तो ये क्या करते थे कि अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक्का बटन पहनते थे, ठीक है। यानी ये अपने कपड़ों पर हुक्का बटन किसके लगवाते थे, एल्यूमिनियम के, ठीक है। और क्या था इनका, तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराते थे। यानी इन्हें एल्यूमिनियम बहुत ही भाग गया था और इसको बहुत ही ज्यादा ये इस वाले एल्यूमिनियम को बहुत ज्यादा मानते थे। यानी कुछ खास मेहमान अगर इनके आए तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में उनको खाना खिलाते थे। और देखिए तथा आम मेहमानों को, अब आप सोचिए कि भाई खास मेहमानों को एल्यूमिनियम में खिलाते थे और जो आम मेहमान थे यानी जिनको ज्यादा मानते नहीं थे उनको सोने के बर्तनों और चांदी के बर्तनों में खाना परोसते थे। हुई ना एक अजीब सा तथ्य है आपका, ठीक है। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। यानी 30 वर्ष बाद की बात करें तो आम बात थी। लेकिन ये जो आपके क्या थे, ये जो सम्राट नेपोलियन थे, इनको सोने चांदी से ज्यादा एल्यूमिनियम को ये मानते थे। अब देखिए आधात्विक खनिज, आधात्विक क्या है, अभ्रक की बात करते हैं। अभ्रक एक ऐसा खनिज जो प्लेटों तथा पत्रक क्रम में पाया जाता है। स्टील की बात कर रहे हैं, इसकी चादरों में क्या है, पिटापन आसानी से हो जाता है, यानी इसको पीटेंगे तो आसानी से पिट जाएगा। ये परतें इतनी महीन हो जाती हैं कि इनकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो जाती हैं। यानी अगर इसको हम पतला करें तो बहुत ज्यादा पतली हो जाती हैं, क्योंकि अगर हम इसको सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बनाएंगे
लगाए उसकी परतें रखें तो हजारों परतें बन जाएंगी। अब आप समझ सकते हैं कितनी पतली हो जाएगी। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले तथा भूरे रंग का हो सकता है। अब आगे बात करेंगे तो आगे क्या है आपका, इसकी सर्वोच्च क्या है, इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, और देखिए आगे क्या है कि इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा हंस का निम्न गुणांक, और आपका बिंस वाहन की गुण, और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता, यानी उच्च वोल्टेज तक रोकता है, के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप आपके छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर मिलेंगे। बिहार झारखंड की आपकी कहाँ मिलेगी, कोडरमा, गया या हजारीबाग पेटी अग्रणी इसके उत्पादक हैं। झारखंड के मुख्य अभ्रक दर पे मुख्य उत्पादक मिल जाएगा आपके अजमेर के पास, आंध्र प्रदेश में आपको नेल्लोर अभ्रक मिल जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए खनिज चट्टान, तो देखिए चट्टानी खनिज आपका चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ठीक है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाए जाते हैं। यह अधिकांशतः औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ मिलेंगे आपको, औषधि में मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, औषधि में मिलेंगे, ठीक है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है। कौन सा, सीमेंट उद्योग का ये आधारभूत कच्चा माल माना जाता है, और लोहे प्रगलन की भट्टियों के लिए भी अनिवार्य है। यानी अगर लोहे प्रगलन वाली जो आपकी भट्टी होती है तो उधर पे आपको चूना पत्थर लगता है। तो चूना पत्थर देखिए क्या है, इसमें कौन सा देश अग्रणी आपका दिया हुआ है, तो अगर आप इसकी बात करें तो इसमें कर्नाटक है, ठीक है, इसका कर्नाटक आपका अग्रणी है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये देखिए खनन की जोखिम खतरे, तो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। इसमें क्या होता है कि आपने कभी खनकों द्वारा अपने जीवन की सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए बारे में सोचा है। अब इसमें क्या होता है, खनिकों के, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, स्वास्थ्य, देखिए इस पर क्या होता है कि जो खनन किया जाता है खनिकों, यानी जो लोग उधर पर खुदाई करते हैं उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वो लोग बीमार हो जाते हैं। देखिए खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं से सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों में शिकार हो जाते हैं। यानी उन्हें बीमारी जो होती है फेफड़ों संबंधी हो जाती है, क्योंकि सांस के द्वारा क्या होता है, हानिकारक धुआं और धूल मिट्टी अंदर चली जाती है। खदानों की छतों में से गिरने, खदानों की छतों से हो सकता है ये लोग फिसल जाएं, शैवाल आने, यानी आपका जल प्लावितता होने, यानी हो सकता है उधर से जल निकल आए, ठीक है। कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी है। यानी ये छोटे छोटे जो बड़े बड़े खतरे होते हैं ये इन लोगों के लिए आते रहते हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाता है। यानी क्या होता है, खदान क्षेत्रों में खनन के कारण उधर का जो जल स्रोत होता है वो संदूषित हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगाने से भूमि और मिट्टी का औछा होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है, यानी इससे जोखिम कुछ हो जाते हैं। और क्या है आपका, देखेंगे खनन को घातक उद्योग, खनन को क्या कहते हैं, घातक उद्योग, किलर इंडस्ट्री। क्यों कहते हैं उद्योग को खनन इंडस्ट्री, किलर इंडस्ट्री क्यों होते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि इतने सारे जोखिम होते हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। और घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियमन तथा पर्यावरण कानून का नियमन किया गया है। यानी कुछ चीजें आपकी ऐसी चलाई गई हैं कि उसको घातक उद्योग बनने से रोका जा सके, यानी किलर इंडस्ट्री ना बनने दिया जा सके, क्योंकि लोग वहां डरेंगे, जाएंगे नहीं, ठीक है। अब खनिजों का संरक्षण, इसको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि देखिए 50 मिनट का वीडियो आपका हो चुका है। खनिजों का संरक्षण और आपका चैप्टर आपकी बहुत अभी बड़ा है। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर आप वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इसमें क्या है आपका कि अभी जो आपका चैप्टर है इसी चैप्टर के साथ हम मिलेंगे कब, कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।